हेलो दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी स्टार्ट करेंगे, वो भी फटाफट रिवीजन के तौर पर। आज इस वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी वर्णमाला से बार बार क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि फॉरेस्टर बिहार वनपाल में 10 क्वेश्चन आएंगे सामान्य हिंदी का, और बिहार फॉरेस्ट गार्ड बिहार वन रक्षक भर्ती में 20 क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार जब बिहार वन रक्षक का परीक्षा हुआ था तो मैं हिंदी का सही सही तैयारी कराया था, जिसमें 20 से 20 प्रश्न आसानी से सभी लोग लगा कर आए थे, और मुझे एक्सपीरियंस भी है इस बारे में। तो मैंने सोचा कि आपको फटाफट रिवीजन के तौर पर मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं और जल्दी से जल्दी हिंदी खत्म करा दूं इस चैनल पर भी। आपको पता है कि स्टडी मोड पर हम हिंदी का सामान्य हिंदी का सभी खत्म करा चुके हैं, और वहां पर आज से टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो टेस्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ठीक। और जो सामान्य हिंदी का प्रश्न होता है, ये 20 में 20 प्रश्न आप फॉरेस्ट गार्ड में सही कर सकते हैं अगर यहाँ से आप पढ़कर जाते हैं, और सभी आपका जो डाउट है ये क्लियर कर जाते हैं। तो फटाफट रिवीजन के तौर पर डेली मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आप कभी भी फ्री रहिएगा। तो देखिए, कभी भी आपको फ्री समय रहता है तो 10 से 15 मिनट उस वीडियो का लेंथ होगा, जो कि कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये रिवीजन के तौर पर होगा। इसमें आज वर्णमाला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वनपाल में 10 प्रश्न आता है और वनरक्षक में 20 प्रश्न आता है सामान्य हिंदी से। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जब भी आपको जाना है तो सभी 20 में 20 क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में सही करना है, और फॉरेस्टर में 10 क्वेश्चन सही करना है। तो चलिए, डेली मैं आपको वीडियो एक प्रोवाइड कराऊंगा इवनिंग में, ठीक। तो ये वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। किसे यहाँ पर सबसे साधारण मैं भाषा में आपको लिया हूँ परिभाषा इसका, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई को ध्वनि हम लोग बोलते हैं। ध्वनि जो है, जो मुंह से निकलता है, सबसे छोटी इकाई जो होता है ध्वनि होता है। और ध्वनि को ही हम लोग क्या बोलते थे सामान्य भाषा में? वर्ण बोल देते हैं, ठीक। याद रखिएगा। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, एसआई में भी जो लोग एसआई जैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करते होंगे, उनको तो पहले मैं ये करा चुका हूं। अभी भी रिवीजन का समय है, रिवीजन कर लीजिएगा हिंदी का, क्योंकि हिंदी में अगर पास होना चाहते हैं तो रिवीजन करते रहिएगा। तो जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई जो होता है ये वर्ण होता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उच्चारण के आधार पर 35 वर्ड होते हैं, जिसमें 10 स्वर वर्ण होता है और 35 व्यंजन वर्ण होता है, ध्यान में रखिएगा। और लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं, 35 व्यंजन हो जाते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, व्यंजन के दोनों में आपको उच्चारण के आधार पर भी और लेखन के आधार पर ही आपको व्यंजन की संख्या 35 ही होता है, यह याद रखिएगा। लेकिन स्वर वर्ण आपको बढ़ जाता है। लेखन के आधार पर आपको 3 देखिएगा स्वर वर्ण बढ़ जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा। और 4 संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। ये सब भूलना आपको नहीं है। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। जो वर्णमाला इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में डिवाइड किया गया है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर। तो यहाँ पर देखिए, स्वर वर्ण इसे कहते हैं जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कि जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, किसी और की वर्णों की सहायता इसमें नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या जो है 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि अगर दे तो 10, और ऐसे आपको दे तो 13 लिखिएगा, ठीक। उच्चारण के आधार पर जो है स्वर, यहाँ पर जो 10 जो स्वर है यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं। अ, आई, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए ओ औ। ये जो है ये आपको उच्चारण के आधार पर है, जो 10 स्वर वर्ण है, ठीक। फिर लेखन के आधार पर जो 13 है, ये यहाँ पर है अ, आ, ई, छोटी बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए ओ औ अंग अ, री। ये जो आ जाता है, ये आपको क्या हो जाता है? लेखन के आधार पर स्वर हो जाते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसका नोट्स दे दीजिएगा। मैं नोट्स दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर हर एक वीडियो का मैं नोट्स आपको डाल दिया करूंगा। पहले वीडियो वहां पर शेयर कर दिया करूंगा, फिर आपको उसके शाम होते होते नोट्स मैं दे दिया करूंगा, वहां से आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। सभी नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर बस तैयारी कीजिए। स्वरों को मुख्यतः 2 भेद होते हैं। जो स्वर होते हैं इनके मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इन्हें हर्ष और दीर्घ स्वर में बांटा गया है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर्ष स्वर के दे देगा 4 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ देगा कि हर्ष स्वर कौन है, 4 आपको दे देगा ऑप्शन। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर देखिए बहुत आसान है याद करना। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, कम से कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ऊ। बड़ी ई में यही अंतर हो जाता है कि बड़ी ई बोलने के लिए हमको डबल शक्ति लगाना पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर ही इन्हें कहते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है, ठीक, यहाँ पर दुगुना समय लग जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में देखिए, ये आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ी ऊ आ गया, ए औ
यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा समय ले रहा है, बोल कर देखिए। देखिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बोल कर, जब तक हिंदी व्याकरण को बोल उच्चारण कर कर नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं समझ, मतलब कि नहीं बोलिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो आप बोलिए और उसे फील कीजिए, ठीक, अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग आ बोलते हैं ना, तो देखिए जब बोलते हैं तो एकदम धीरे से, मतलब कि बहुत कम समय लगता है, बहुत हमारा बल भी कम लगता है, ठीक, एक मात्रा का लगता है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं तो देखिए डबल लगता है और इसमें दुगना समय भी लगता है। तो ऐसे बोलकर आप देखिए। अब व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से देखिए। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग पहले व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोला जा सकता। कोई भी व्यंजन उठा लीजिए उसमें स्वर रहेगा, इसके कोई भी व्यंजन उठा लीजिए उसमें स्वर वर्ण रहेगा ही रहेगा। हर व्यंजन के उच्चारण में स्वर लगा होता है, ठीक। जैसे कि क बोल रहे, क एक व्यंजन है, क आ रहा है लास्ट में, क ख आ रहा है लास्ट में, तो आपको लगेगा ही लगेगा, मीन्स कि आपको स्वर वर्ण लगेगा ही लगेगा व्यंजन के उच्चारण में, ये याद रखिएगा। के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? साफ साफ देखिए 35 व्यंजन है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन है। व्यंजन निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यंजन का 3 भेद कौन कौन होता है और क्यों ऐसे इसको डिवाइड किया गया है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज के बाद आपको कभी नहीं वर्णमाला में दिक्कत पड़ने वाला है, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ठीक। कभी नहीं। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा लेक्चर का, एकदम दिमाग खुल जाएगा आपका। क्वेश्चन भी अंत में मैं आपको करा दूंगा। देखिए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होता है, फिर इसे अंतस्थ व्यंजन लिखिएगा। अंतस्थ व्यंजन होता है और उष्म व्यंजन होता है। 3 व्यंजन होते हैं। मिस की व्यंजन के 3 मुख्यतः प्रकार है, और भी प्रकार है लेकिन हिंदी में 3 ही प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देखिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन, ठीक। अब यहाँ पर जब देखिएगा स्पर्श व्यंजन के बारे में, ये देखिए, तो स्पर्श व्यंजन इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। स्पर्श देखिए, सबसे पहले ये स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में तो रखा गया है, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, ऐसे कर कर, ये तो याद कर लीजिएगा। लेकिन इसका स्पर्श व्यंजन ही नाम पड़ा इसीलिए क्योंकि ये उच्चारण ही स्पर्श के कारण होता है। अब आप कीजिएगा कि कैसे उच्चारण होता है, तो देखिए बोलिए हमारे साथ, ठीक। क ख ग, कंठ से हो रहा है, कंठ में इसकी एक दूसरे में टच कर रहा है, ठीक। कंठ में आप देखिएगा और उच्चारण हो रहा है। जैसे त थ द बोलिए, त थ, दांत एक दूसरे में टच हो रहा है, तो इसकी ये स्पर्श होने के कारण जो बोलने वाली तंत्रिका है ये स्पर्श हो रही है हमारा। जैसे कि प फ ब ब बोलिए, दोनों ओंठ देखिए प फ ब दोनों स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श होने के कारण जो उच्चारण होता है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है 5 भागों में, ऐसे कह सकते हैं आप। ऐसे इसके पहले नाम के अकॉर्डिंग बांटा गया है, लेकिन 5 भाग कहना सही नहीं होगा। मीन्स कि हर वर्ग के नाम के पहले वर्ग के अनुसार इसे बांटा गया है 5 व्यंजनों में। जैसे कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान भी मैं बताते चल रहा हूँ, आगे भी मैंने बताया है। कंठ देखिए, कंठ टच हो रहा है, कवर्ग, ठीक। चवर्ग, चवर्ग में देखिए तालु है। तालु और मूर्धा में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तालु में जो होता है ना, तालु बोलिएगा ना तो जो जीभ होता है ये डायरेक्ट जाकर ऊपर टच करता है, ठीक। लेकिन अगर मूर्धा हम बोलते हैं, मूर्धा में क्या होता है, जीभ मुड़ जाता है। जैसे कि टठा टठा बोलिए, टठा टठा जब बोलिएगा ना तो जिह्वा मुड़ जाता है और ऊपर तालु में जाकर टच करता है, ठीक। तो ये मूर्धा कहलाता है, मूर्धा से जो उत्पन्न होता है व्यंजन, ठीक। लेकिन तालु में इसकी जिह्वा जाकर ऊपर एकदम टच हो जाता है, उसे हम लोग तालु बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छ छ जो आता है ये तालु से उच्चारण होता है, तालु को स्पर्श करने से, ठीक। और टठा जो होता है ये मूर्धा के स्पर्श, मूर्धा वैसे मूर्ध व्यंजन कहते हैं, ठीक। तथा तथा जो होता है ये दांत दोनों स्पर्श करता है, तथा तथा तब होता है। पफ बब जो होता है, पफ बब म तक, इसकी सभी में 5 व्यंजन है। इसका जो उच्चारण होता है ये ओठ से होता है, प फ ब भ म बोलकर देखिए आराम से उच्चारण हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अब यहाँ पर आपको स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? देखिए अंतस्थ व्यंजन में पूर्णतः जो अंदर की है वो स्पर्श नहीं करता। जो भी आपको बोलने के लिए जो भी अंग का उपयोग होता है वो पूर्णतः स्पर्श नहीं करता। और अंदर देखिएगा ऑक्सीजन एक मतलब कि नहीं होता। जैसे कि कहीं पर बवंडर उठता है, बवंडर उठता है ना, तो देखिएगा बवंडर उठता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन बना जाता है, ठीक। तो वैसे ही क्या होता है, आप देखिएगा इसमें बना जाता है, ठीक। तो इसे अंतस्थ व्यंजन देखिए, जैसे इनकी संख्या भी 4 है, य र ल व। देखिए एकदम मुंह का गोलाकार होकर बोलेगा, मुंह जो होगा आपका गोला हो जाएगा, ठीक है। और पूरा टच भी नहीं करेगा, ना जीभ एक दूसरे में टप टच करेगा, ना ओठ करेगा, ना ई। तो इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंदर ही इसका उच्चारण हो जाता है, मुंह के अंदर ही देखिएगा उच्चारण हो जाएगा, ठीक। बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो ये बोल लीजिए य र, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है अंतस्थ। पूरा बोलिएगा तो लगेगा कि हमारे अंदर मतलब पेट के अंदर हम बोल रहे हैं जो जा रहा है, ठीक। तो इसे अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, जिसे य र ल बोला जाता है, ठीक। फिर यहाँ पर उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे बोलते हैं? उष्म व्यंजन उष्मा, उष्मा के कारण ही उष्म इसका नाम पड़ा है। जब कोई भी व्यंजन को बोलने में लगता है कि ज्यादा एनर्जी लगता है, घर्षण बल लगता है, घर्षण के कारण ही तो उष्मा निकलता है ना, बल लगता है, घर्षण लगता है। तो इसको बोल कर देखिए, तलाबी समुदनी से दंती से ह स बोल कर देखिए, लगेगा घर्षण हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, इसलिए उसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन आपको 4 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और जो स्पर्श व्यंजन होता है ये चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग कुल मिलाकर 25 होते हैं। तो 25 जो होगा ये आपको क्या हो जाते हैं? स्पर्श हो जाते हैं। अंतस्थ 4 हो जाते हैं और आपको यहाँ पर देखिएगा उष्म 4 हो जाते हैं। तो ये 8
8 और 25 कितना टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर और भी व्यंजन मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको छोड़कर और व्यंजन याद कर लीजिए, इसको छोड़कर व्यंजन और भी होते हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन भी होते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा कि संयुक्त व्यंजन तो कैसे होगा संयुक्त व्यंजन। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन चुका है संयुक्त व्यंजन। एसआई का सबसे फेवरेट ये टॉपिक है। यहाँ से दे देगा कि इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ऐसे देगा क च त्र ल, इसमें पूछेगा कौन संयुक्त व्यंजन है, तो कौन संयुक्त व्यंजन, त्र हो जाएगा। तो ये संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। याद रखिएगा, छ त्र ज्ञान और री, यहाँ पर याद रखिएगा स्र है। तो ये चारों याद रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर इसका काम खत्म होता है, तमाम होता है। यहाँ से कुछ जरूरी बातें और भी मैं बता दूं जहाँ से वर्णमाला से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन हिंदी में आपसे गलत नहीं होना चाहिए, 20 में 20 सही होना चाहिए। कंपटीशन टफ है, मात्र 900 लोगों का रिजल्ट देने हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड में, और मतलब उतना ही दुगुना फॉरेस्टर में भी रिजल्ट देना है। इसकी 900 तो नहीं, फॉरेस्टर में रिजल्ट देना हो तो और भी कम देना है। किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं के लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ये ऊपर ही हम बता दिए कि जो वर्डों के प्रयुक्त है उसका एकदम क्रमबद्ध तरीके से जो बनाया जाता है उसे वर्णमाला बोला जाता है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रमबद्ध जो वर्ड को सजा दिया गया है ये आपके सामने है, ठीक। ये सब देख सकते हैं। अंग्रेजी में जैसे रोमन वर्णमाला होता है ना, रोमन अल्फ़ाबेट होता है, ABCD सजाया रहता है 26 लेटर, ठीक, अल्फ़ाबेट, वैसे हिंदी में भी सजाया हुआ होगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से देवनागरी लिपि में है, ठीक। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन से लिखे जाते हैं ये आपको याद रखिएगा। जैसे संस्कृत, सभी भाषाओं की जननी किसे बोला जाता है, संस्कृत को बोला जाता है। मराठी भी आपको देवनागरी लिपि में, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं और हिंदी ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। घोष और अघोष, घोष अघोष में भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पूछ देता है घोष किसे कहते हैं, अघोष। आज के बाद आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक। ये घोष अघोष बड़ा भूत जैसा लगता है बोलने पर, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए व्यंजन का जो वर्गीकरण है ये आपके स्वर तंत्रिया है जो कि बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी के आपके उसमें स्थिति जो है महत्वपूर्ण है स्वर तंत्रियों के, क्योंकि वही उच्चारण करता है कोई भी चीज़ का, ठीक। तो ये जो है ये व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी दृष्टि से व्यंजनों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। व्यंजन को यहाँ पर देखिएगा, व्यंजनों को, क्योंकि बिना आपको स्वर के व्यंजन को उच्चारण हो नहीं सकता, इसलिए व्यंजनों को 2 भाग में बांटा गया है। ये स्वर तंत्रीय जो स्वर तंत्रिया उसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए घोष और अघोष, घोष और अघोष, घोष किसे कहते हैं, ठीक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया, यहाँ पर देखिए स्वर तंत्रियों को कंपन होता है उसे हम लोग घोष या सघोष कहते हैं। जिसमें स्वर तंत्रिया जो है ये कंपन करेगी तभी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे घोष बोलेंगे, या सघोष भी इसे का दूसरा नाम है। और दूसरे प्रकार के ध्वनि जिसमें नहीं कंपन होती उसे हम लोग अघोष कहते हैं, ठीक। तो स्वर तंत्रियों के अघोष की स्थिति में से अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है, ठीक। जिसमें स्वर तंत्रियों का उच्चारण मिस के होता है, मिस के उसका स्थिति उसका योगदान आता है उसे घोष कहते हैं, और जिसमें नहीं आता है स्वर तंत्रियों का योगदान उसे अघोष कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा घोष में ये है और अघोष में, इसे याद करने का ये तरीका है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इसका 2 शुरू वाला जो है लेटर, जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये अघोष में आ जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इतना देख लीजिए, ठीक। और जो यहाँ पर अघोष में आ जाता है, जो घोष में आ जाता है, घोष में यहाँ पर देखिए इसके बाद तीनों जो बचता है ग, घ, अंग, ज, झ, य, ये सब जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, ये घोष में आ जाता है। लेकिन यरा लवा में देखिएगा, यरा लवा में जो शुरू वाला है यहाँ पर 5 ये आ जाते हैं घोष में, और जो लास्ट के मिस के अंत के हैं 3 ये आ जाते हैं अघोष में। तो इसे याद रखिएगा, ध्यान से देखिए वीडियो रोककर, और बस एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब प्रणता के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। प्रणता के अर्थ होता है श्वास वायु, श्वास वायु का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये प्रणता के आधार पर व्यंजन का भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक। इनका देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। महाप्राण, ठीक। प्राण और महाप्राण होता है ना, प्राण मीन्स ध्वनिया होता है, तो महाप्राण मीन्स की अधिक समय लग रहा है, ठीक, मीन्स की अधिक आपको श्वास बल लग रहा है। और जिनमें कम लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प प्राण, नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मीन्स की कम लग रहा है श्वास ध्वनियों का बल, ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा। 5 वर्गों में दूसरी तथा चौथी ध्वनियां महाप्राण, मीन्स की जो 5 वर्ग जैसे क, ख, ग, घ जो है ना, इसमें क्या बने, दूसरी मीन्स की ख, और यहाँ पर चौथी घ, ये जो होता है 5 वर्ग में दूसरी और चौथी ध्वनियां ये महाप्राण मीन्स की इसमें ज्यादा समय लगता है। क ख ग बोल कर देखिए, ख और घ पर देखिएगा ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसे महाप्राण बोला जाता है। वैसे ही च छ ज बोल कर देखिए, छ और झ में ज्यादा समय लगता है, इसे बोल कर देखिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में यहाँ पर देखिए ख, घ, छ, झ, ट, ध, थ, ध, फ, भ, यहाँ पर देखिए ये व्यंजन महाप्राण है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक। ज़्यादा समय या ज़्यादा आपको बल भी लगता है, ध्वनियाँ जो ज़्यादा बल लगता है, यहाँ पर ये देखिए कौन सा बल ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर देखिए
उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है, श्वास का ही सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर प्राणमिश होता ही है श्वास, और महाप्राणमिश की ज़्यादा बल लगे और अल्प प्राणमिश की कम बल लगे, तो ये इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर ये जो ध्वनियाँ हैं यहाँ पर देखिए ये दिया है, इसे महाप्राण बोला जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगता है बल, ठीक, श्वास ध्वनियों का। और पहले तीसरे पांचवें वर्ड जो है ये अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे क ग च ज, ये सब जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण, क्योंकि इसमें कम लगता है सब, ठीक, ध्वनियों का इस्तेमाल और ध्वनि बल का भी इस्तेमाल कम होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए इंटरेस्टिंग आ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पिछले साल। अब यहाँ से उच्चारण में पहले भी आपको बता दिया, एक बार और रिवीजन करा लेता हूँ। कंठ से दृष्टि से बोलकर हमारे साथ देखिए, क ख ग, देखिए ये कंठ से आप बोल रहे हैं, ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, कंठवर्ण बोला जाता है। कंठ से जो बोला जाता है इसे कंठवर्ण बोला जाता है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिए क ख ग घ, इसकी कवर्ग वर्ग का, और अ आ, ये भी देखिए बोलकर अ आ, ये भी जो आता है ये भी कंठ से उच्चारण होता है, ठीक। ह भी बोलकर देखिए ह, ये भी, और विसर्ग भी जब लगता है अंत में तो उसका भी आपको यही कंठ के उच्चारण होता है, ठीक। तो इसे ये आप कंठ वर्ण बोल सकते हैं। फिर तालु वर्ण, तालु का इस्तेमाल होता है, आप बोलकर देखिए च छ ज झ, जो हमारा जीभ है ऊपर तालु में टच हो रहा है, तो च जैसे ताल वर्ण बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है इसे ताल वर्ण बोलते हैं। और इसमें चवर्ग आ जाता है, चवर्ग में इसकी च छ ज झ इ पूरा आ जाता है, और ई और बड़ी ई दोनों को देखिए बोलकर, और य और स तलाबी स वाला, इसे बोलकर देखिए ये आपको ताल वर्ण आ जाता है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण किसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए मूर्धन्य वर्ण दिया हुआ है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मूर्धा का उपयोग होता है, जैसे जीभ मुड़कर ऊपर टच करता है, बोलकर देखिए ट, जिभुआ मुड़ जाता है, देखिए जिभुआ तनी से लगेगा मुड़ कर ऊपर टच कर रहा है, ठीक, तो इसे मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है। तो टवर्ग का सभी वर्ण आ जाता है, और री जो आता है ये भी आ जाता है, र जो आता है य र लव का वो आ जाता है, और यहाँ पर मूर्धन्य से आ जाता है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो हो जाता है ये आपको मूर्धन्य वर्ण। दंत वर्ण, दंत वर्ण में दांतों का इस्तेमाल होता है, उच्चारण में क्या होता है, दांत का इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा। त वर्ग के त थ द द ध न य, माफ कीजिएगा ये नहीं आता है, त थ द द में त थ द ध न ये आता है, ठीक। तो ये जो होगा ये तवर्ग हो जाएगा। फिर आपको लिरी जो बोला जाता है ये भी आ जाता है, और ल स ये भी देखिए बोलकर इसमें भी आपको दांत का उपयोग होता है। फिर ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ का उपयोग प फ ब बोलकर देखिए, बिना ओठ की सहायता से बोलिए नहीं सकते, तो ये ओठ का इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे ओष्ठ वर्ग बोला जाता है। इसमें आपको पवर्ग आ जाता है, प फ ब भ म, ठीक, और मीन्स की ऊ और ऊ आ जाता है, बड़ी ऊ छोटी ऊ आ जाती है, इसे भी बोलकर देखिए ऊ। उल्लू बोलकर देखिए ना, देखिए उल्लू बोलिएगा तो आपके जो ओठवा है सट जाएगा, ठीक। तो ये आपको देखिएगा ये आ जाता है, ठीक। नासिक वर्ण, नासिक वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्थान नाक है उन्हें हम नासिक, नाक ले नहीं, बहुत से ध्वनि होता है जो नाक से बोला जाता है, जैसे कि अंग, इ, ड़, न, म, ये सब जब जो भी है कवर्ग के लास्ट वाला, टवर्ग के लास्ट वाला, पावर के लास्ट वाला जो वर्ड होता है, इसे हम लोग नाक का भी इस्तेमाल करते हैं, नाक का उच्चारण हो जाता है। म बोलकर देखिए नाक का इस्तेमाल होगा, ठीक। य बोलकर देखिए, य बोलकर देखिए नकवा लगेगा कि एक दूसरे में टच हो रहा है, ठीक, तो य बोलकर देखिएगा, तो ठीक ऐसे कर कर आपको देखना है, तो ये नासिक वर्ड हो जाता है। कंठ तालु में इसके कंठ का और तालु का दोनों का इस्तेमाल जो तो होता है उसे कंठ तालु वर्ड बोला जाता है, यहाँ पर देखिए कंठ तालु वर्ड बोला जाता है, ठीक। जैसे ए बोलकर देखिए इसमें कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, ये कंठ तालु। कंठोष्ठ बोल बोला जाता है, कंठोष्ठ वर्ड किसे बोला जाता है, जिसमें जो है कंठ और ओठ दोनों का इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। और इसे देखिए ओ औ बोलकर देखिए, ओ औ यहाँ पर देखिएगा तो बोलकर। दंतोष्ठ वर्ण, दांत का इस्तेमाल होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, दांत और ओठ दोनों का इस्तेमाल हो जाता है, इसे हम दंतोष्ठ बोलते हैं। वह बोलकर देखिए इसमें आपको दंतोष्ठ वर्ण होता है, ठीक। तो ये आपको उच्चारण की दृष्टि से सभी मैं वर्णमाला आपको झट से करा दिया। अब यहाँ पर वर्णमाला खत्म होता है,